लेकिन आज की जो कहानी है, इस कहानी में जो कातिल था या फिर जिसने कत्ल किया, वो न जाने कितने महीनों से कत्ल करने की बकायदा जिसका कत्ल करना है उसके घर पे आके प्रैक्टिस करता है। उसी की गन से प्रैक्टिस करता है, सारी चीजें उस चेक करता है। यहां तक कि जब उसके दिमाग में कत्ल का आइडिया आया था तो उसने कभी गन पकड़ी भी नहीं थी। जिसका कत्ल करना था उसी के घर पे आता है, महीनों तक उसकी गन से उसी को कत्ल करने की प्रैक्टिस करता है और फाइनली फिर उसी का कत्ल कर देता है। कत्ल ऐसा हुआ था कि कत्ल लगता भी नहीं है, लेकिन पुलिस ने जिस हिसाब से इस मामले में काम किया वो भी आगे जब आप सुनेंगे, जब आप जानेंगे तो कहीं ना कहीं आप हैरान भी हो जाएंगे कि पुलिस भी इस तरीके से आज भी काम करती है। आज की कहानी गाजियाबाद की है, गाजियाबाद के नंदग्राम की है और इसी नंदग्राम में रहने वाले एक परिवार की है। दरअसल गाजियाबाद की कहानी बताऊं उससे पहले चलते हैं मेरठ की तरफ। और मेरठ में एक कस्बा लगता है फलाबाद। फलाबाद कस्बे में एक कपिल कुमार अपने परिवार के साथ, परिवार में उनके माँ बाप, बाकी लोग, जैसे यहाँ परिवार होता है ठीक उसी हिसाब से उनका भी परिवार था, अपने परिवार में रहते हैं। अब चूंकि ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, ज्यादा ज्ञान भी नहीं था, ज्यादा हाथों में कौशल भी नहीं था, तो मेहनत मजदूरी करते हैं, बाकी सारी चीजें करते हैं, घर का जो लालन पालन है वो करते हैं। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था और शादी वगैरह भी हो गई थी तो पत्नी का भी खर्चा, अपना भी खर्चा, तब उन्हें लगता है कि ऐसे मेरठ में रह के शायद गुजारा करना कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल है। क्योंकि जितने पैसे आते हैं तो परिवार में लोग भी ज्यादा हैं तो हिसाब से बढ़ जाते हैं, पैसे ज्यादा मिलते नहीं है। तो ऐसा करते हैं, यहां से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं, पति पत्नी रहेंगे, अपना जो भी कमाएंगे खाएंगे, घर का खर्चा चलेगा। अब ये बात जैसे ही कपिल कुमार सोचते हैं, पत्नी से डिस्कस करते हैं, तो पत्नी भी तुरंत कहती है कि अच्छा सही कह रहे हैं आप, यहां से चलते हैं, क्योंकि यहां पे रहने का ज्यादा कोई मतलब दिख नहीं रहा है। अब मियाँ बीबी जब राजी हो जाते हैं तो बाकी परिवार वाले भी कर क्या सकते थे। दोनों लोग वहां से निकलते हैं, आते हैं गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम पहुंचते हैं। अब चूंकि रहना था तो किराए का मकान वगैरह भी लेना था, लिहाजा वे किराए के मकान के लिए घूमते रहते हैं। थोड़ा वक्त गुजरता है और एक कुंदन रावत, इनके घर का एक फ्लोर खाली था, इन्हें भी किसी की जरूरत थी जो घर पे रहे, किराया भी मिलेगा और इसी बहाने घर की थोड़ी सी रखवाली भी हो जाएगी। लिहाजा कुंदन रावत से जब कपिल मिलता है तो कुंदन रावत भी फौरन अपना जो कमरा है वो इसी किराए पे दे देते हैं। अब किराए पे कमरा मिल गया, रहने को संसाधन हो गया। अब बारी आती है रोजी रोटी की। अब रोजी रोटी के लिए ज्यादा इसके पास कोई और सिस्टम था नहीं, ज्यादा कुछ कला भी नहीं थी इसके हाथों में, लिहाजा एक पिकअप लेता है डीसीएम और उसी को चलाने लगता है। अब आए दिन ये दूर दूर तक जाता, किसी की सब्जी पहुंचानी होती, किसी का कोई और चीज पहुंचाना होता, सारी चीजें दिन भर लोड करता, लोड करके एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाता। जो भी पैसे मिलते लाके अपनी पत्नी को देता, देने के बाद पत्नी उसी पैसे से पूरा घर चलाती। सारी चीजें बहुत ठीक ठाक चल रही थी, परिवार में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा तो महंगाई भी बढ़ी और सारी चीजें भी बढ़ी। थोड़ा बहुत अब ये परेशान भी रहने लगा, पैसों को लेके आर्थिक तंगी भी आने लगी। कभी कभार घर पे भी ये फोन करके कहता कि पैसों की तंगी है, घर का खर्च चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, जिसका भाड़ा लेके जाते हैं कभी कभार पूरा पैसा मिलता है, कभी कभार पूरा पैसा नहीं मिलता। घर वाले जब ये बात सुनते हैं तो कपिल को समझाते हैं कि देखो, जो भी मिल रहा है ईश्वर की कृपा से उसी में संतोष करो, क्योंकि संतोषम परम सुखम। बहरहाल जब परिवार वाले समझाते तो कपिल में भी थोड़ी बहुत हिम्मत आती। अगले दिन फिर अपनी उस डीसीएम को लेकर निकलता है। निकलने के बाद फिर उसी हिसाब से काम करता। सारी चीजें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन फिर आ जाता है 2 मार्च साल 2023, यानी आज से 18 दिन पहले। 2 मार्च को सारी चीजें ठीक थी। कपिल घर पे आता है, पत्नी भी घर पे ही थी। कपिल खाना खाता है, खाना खाने के बाद पत्नी दूध देती है, दूध पीता है, पीने के बाद सो जाता है। पत्नी भी सो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद उठता है, उठने के बाद पत्नी दूसरी जगह सो जाती है या दूसरी जगह सो जाता है। सारी चीजें एज यूजुअल चल रही थी। लेकिन इसी बीच रात को लगभग 3 से 4 बजे अचानक से किसी धमाके की आवाज आती है।
अब धमाके की आवाज आई तो आसपास के सारे लोग उठे। आस पड़ोसी जो थे, चाहे वो कुंदन रावत जिनके घर में वो रह रहे थे, चाहे आसपास के जितने लोग थे, सारे लोग उठते हैं। उठने के बाद उस घर की तरफ झांकते हैं कि क्या हुआ। घर के अंदर से जो कपिल की पत्नी शिवानी है वो रोती पीटती हुई घर के बाहर आती है। आने के बाद जब वो रो रही है, घर से धमाका हुआ है, तो सारे लोग बदहवास कि क्या हुआ। इधर उसकी जो पत्नी शिवानी थी वो भी बदहवास, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ बता नहीं रही है, बस रो रही है। सबको लगा कि क्या हो गया, ऐसी कौन सी आवाज थी, घर में कोई हादसा तो नहीं हो गया। बहरहाल सारे लोग एकदम से घर के अंदर भागते हैं और जैसे ही अंदर झांकते हैं तो अंदर का जो मंजर था वो एकदम भयानक था। बिस्तर पे खून बह रहा था और ये खून कपिल कुमार की खोपड़ी से निकल रहा था। बगल में उसका तमंचा पड़ा हुआ था, तमंचा फायर हुआ था, गोली सर में लगी थी और कपिल की वही मौत हो गई थी। अब ये चीज जैसे ही सारे लोग देखते हैं, फौरन पुलिस को फोन जाता है। पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है। लेने के बाद पूछताछ की जाती है पत्नी से कि क्या हुआ। देखने में मामला बिल्कुल सिंपल सा था कि जो कपिल है उसने सुसाइड कर लिया है, चूंकि गन भी मौके से बरामद हुई, उस पे जो फिंगरप्रिंट लग रहे थे देखने में ऐसा लग रहा था कि कपिल की ही है। और कोई घर में आया नहीं था, पत्नी भी रो रही थी, ऐसा कोई था नहीं जिसको पत्नी ने देखा हो। तो सबको लग रहा था कि मामला सुसाइड का है, लेकिन अब सुसाइड का कारण क्या है ये भी जानना था। तो यही जानने के लिए जो पुलिस वाले थे वो पत्नी से पूछते हैं कि अच्छा चलो सुसाइड किया तो सुसाइड का कारण क्या रहा होगा, क्योंकि मामला अगर क्लोज करना है तो कुछ तो लिखना होगा। पत्नी से पूछते हैं तो पत्नी बताती है कि जो मेरे पति कपिल थे वो पैसों को लेकर बहुत परेशान थे, ज्यादा पैसे कमा नहीं रहे थे, इधर घर का भाड़ा देना और बाकी खाने पीने का खर्च निकालना, बाकी और भी दुनियादारी के जितने खर्च हैं, कुछ पैसे घर भेजना, तो इस बात को लेकर बहुत परेशान थे। अब मुझे नहीं पता था कि वो इस तरह से ऐसी कदम को उठाएंगे, वरना मैं उनसे अलग ही नहीं सोचती। मैं तो अलग सो रही थी, अचानक से आवाज हुई तो मैं चिल्लाई, तो फिर आसपास के सारे लोग इकट्ठा हुए और फिर ये सारी चीज जो आपके सामने है ये सारी चीजें हुई। पत्नी इतना बता रही है, बताने के बाद बेचारी फूट फूट के रो रही है। पुलिस वाले भी उसको ढांढस बधा रहे हैं कि एक यही तो कमाने वाला था, वो भी न कमाने की वजह से मर गया। तो इस पत्नी का भी उम्र ज्यादा है नहीं, 37-38 साल उम्र है, जीवन बाकी कैसे गुजरेगा। अब आसपास के लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। पुलिस वाले उस पूरे कमरे में जो भी चीजें थी, जिन पे खून लगा हुआ था, जिन पे वो सारी चीजें थी, उनको उठाते हैं। पुलिस को भी लग रहा था कि चलते हैं पोस्टमार्टम करवाते हैं, पोस्टमार्टम एक औपचारिक प्रक्रिया है, वो कराना जरूरी है। उसके बाद जो बॉडी होगी फैमिली की सुपुर्द कर देंगे, मामला रफा दफा है, ज्यादा कुछ बड़ा मैटर है नहीं। पुलिस वाले इसी उम्मीद में बॉडी को लेके जाते हैं पोस्टमार्टम करवाने, और बाकी चीजें कोई ज्यादा मतलब थी नहीं तो अपने अपने कामों में लग जाते हैं। पोस्टमार्टम होता है, 1-2 दिन बीतता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो उस केस के ऑफिसर थे उनके सामने आती है, तब इस रिपोर्ट को देखने के बाद पुलिस वालों का माथा अचानक से चकरा जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बाकी चीजें तो वही लिखी थी जो क्राइम सीन पे दिख रहा था, लेकिन एक चीज बिल्कुल अलग लिखी हुई थी। दरअसल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसमें यही लिखा था कि मरने की जो वजह है वो गोली ही है। जिस रेंज से वहां पे दिख रहा था उसी रेंज से गोली भी मारी गई है, जिस गन से वहां पे सबूत मिला था उसी गन से मारी गई है, सारी चीजें वही थी। लेकिन बस एक अंतर था, ये जो मरने वाला कपिल कुमार था वो राइट हैंड से काम करता था, और जिस साइड तमंचा पड़ा हुआ था और जिस साइड से गोली लगी थी वो लेफ्ट साइड था। यानी लेफ्ट साइड से गोली लगी थी, राइट साइड से गोली निकल गई थी, जबकि जो मरने वाला है वो राइट हैंड से काम करता है। अब पुलिस वाले जब ये बात देखते हैं तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है कि एक आदमी जो सारे काम राइट हैंड से करता है वो अपना गन अपनी ही खोपड़ी पे लेफ्ट हैंड से क्यों रखेगा, क्योंकि ये जो जिसका बेस्ट हैंड होता है आदमी सारे काम उसी से करता है। और गन वगैरह तो ऐसे भी बड़ी मुश्किल से चलते हैं, खासकर जब अवैध असलहा हो तो ऐसे मामलों में तो और मुश्किल होती है उसको फायर करने में, उसकी जो ट्रिगर होता है उसको दबाने में, उसको लोड करने में, तो लेफ्ट हैंड से तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है। लिहाजा पुलिस वालों का जो शक है अब इस मामले पे गहराता है कि ये जो मामला है सुसाइड का तो नहीं लग रहा। अब पुलिस वाले वापस से आते हैं और अब पूरे केस को एक नई दिशा में
छानबीन करते हैं। पहले ये मामला उन्हें सुसाइड का लग रहा था, लेकिन अब जो छानबीन हो रही थी अब ये कत्ल के इरादे से हो रही थी। पुलिस वाले छानबीन करते हैं, आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने किसी को भागते हुए देखा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा संदिग्ध हो जिसे आपने देखा हो। अब हर जगह पूछताछ की जा रही है, हर जगह से यही जवाब आ रहा है कि कोई ऐसा नहीं था कि जो भागा हो। पुलिस की जो थ्योरी कह रही थी उस हिसाब से कि अगर राइट हैंड का आदमी है तो गन भी राइट हैंड से फायर होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड से क्यों हुई है। आसपास के लोग थे कि उन्होंने किसी को भागते हुए नहीं देखा, उन्होंने बस उसकी पत्नी की रोने पीटने की आवाज सुनी तो वो लोग आए। अब ये सारी चीजें जब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं और उन्हें लगता है कि कुछ बात नहीं बन रही, तभी उनकी निगाह पड़ोस में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पे जाती है। अब उन्हें लगता है कि चलो एक बार कैमरा भी खंगाल लेते हैं, हो सकता है कि कुछ मिल जाए, कुछ चीजें वहां से मिल जाए। लिहाजा पुलिस वाले सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के लिए उस घर की फोटोज को मंगाते हैं। फोटोज मंगाते हैं, बारीकी से सारी चीजें चेक की जाती हैं। 1 घंटे पहले से लेकर 1 घंटे बाद तक सारी फोटोज देखी जानी थी। जैसे ही फायर की आवाज उस फोटो वीडियो के माध्यम से आती है, उसी के 5 मिनट बाद उस घर से कोई शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। अब अंधेरा था तो इतना तो पक्का नहीं हो पाया कि भागने वाला कौन है, लेकिन जरूर ऐसा कोई था जो भागा हो। अब इससे भी थोड़ा पहले करके देखा जाता है, वीडियो रिवाइंड करके, तब यहां पे एक बड़ी संदिग्ध चीज दिखाई दी। दरअसल जो शख्स गोली मारने आया था, वो शख्स जब गेट पे पहुंचता है तो घर का ही कोई ऐसा सदस्य था जिसने गेट खोला हो, यानी कोई ऐसा है जिसने फैमिलियर एंट्री की, उसके बाद ये मर्डर हुआ। अब घर में टोटल 2 लोग, एक आदमी जिसका कत्ल हो चुका है, अगर उसने गेट खोला तब भी पत्नी को भनक होनी चाहिए थी, और दूसरी बची पत्नी। यानी दोनों ही सूरत हाल में जो पत्नी शिवानी है उसे जरूर पता होना चाहिए कि घर में किसने आया, किसने एंट्री ली, या फिर कौन आके गोली मार के गया। शिवानी तो कह रही थी कि मामला आत्महत्या का है। अब पुलिस वालों को सारा मामला एकदम क्लियर हो जाता है। पुलिस वाले शिवानी को उठाते हैं, फौरन पूछते हैं कि वो कौन था जो आया था। शिवानी इधर उधर की बातें करती है, लेकिन फिर वही बात थी कि ना तो शिवानी कोई पेशेवर क्रिमिनल थी, ना ही ऐसे मामलों का उसे अनुभव था, ना ही जिस हिसाब से पुलिस पूछते हैं, अगर कोई बहुत जहीन दिमागी नहीं है तो पुलिस की पूछताछ में टिक नहीं पाता। शिवानी फौरन कहती है कि वो बगल का ही अंकुश प्रजापति था। पुलिस वाले अंकुश को भी उठाते हैं, उठाने के बाद थाने लाते हैं। लाने के बाद पूरी कहानी पूछते हैं। अब ये दोनों सामने बैठे हैं टेबल पे और अपनी कहानी बता रहे हैं। दरअसल जब शिवानी अपने पति के साथ आती है, आने के बाद पति आए दिन जब ट्रक चलाता, अपना जो पिकअप था उसको चलाता, वापस लौट के आता। अब शिवानी अभी ज्यादा उम्र हुई नहीं थी, अभी जवान थी। कोई भी बात कहती तो दिन भर का ये थका रहता, आए दिन झगड़ा करता, मारपीट देता। अब शिवानी की जो इच्छाएं थी, जो खुशियां उसे मिलनी चाहिए थी, कायदे से शिवानी को मिल ही नहीं रही थी। शिवानी मन मार के अपना घर में रहती है, बाकी जिंदगी सोच लेती है कि इस हिसाब से जीना है, जो कुछ नसीब में था वो आ चुका है। लेकिन इसी बीच शिवानी की मोबाइल का जो रिचार्ज है वो खत्म हो जाता है। अब रिचार्ज खत्म होता है, जिसे रिचार्ज कराना था, पति से पैसे लेती है, कहती है कि रिचार्ज करा देना, तो पति कहता है कि रिचार्ज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, एक काम करो पैसे ले लो, तुम जाके करा लो, दिन भर घर पे ही रहती हो। अब शिवानी पैसे लेती है, लेने के बाद रिचार्ज के लिए बाहर निकल जाती है। बाहर निकलती है तो निकलने के बाद जो बगल की दुकान थी वहां पे जाती है और रिचार्ज करने को बोलती है। रिचार्ज करने को बोलती है और यही रिंग जो अंकुर प्रजापति था, ये दुकान इसी अंकुर की थी। रिचार्ज करने को बोलती है। अब अंकुश जो था वो रिचार्ज करता है। रिचार्ज करने के दौरान दोनों में नंबर एक्सचेंज हो जाता है, बातचीत होती है, बात एक दूसरे को दोनों को अच्छी लग जाती है। अब दोनों में एक तरह से दोस्ती भी हो जाती है। जो शिवानी थी लगभग आधे घंटे तक उसी दुकान पे खड़े होकर अंकुश से बात करती है। वो आमतौर पे कस्टमर भी आते रहते हैं। तब अंकुश कहता है कि काम करो, नंबर अपना दे दो, मैं फोन करूंगा, अभी यहां से जाओ नहीं तो लोग आ रहे हैं, तरह तरह की बातें होंगी। शिवानी भी वहां से चली जाती है। फिर दोनों में बातचीत होने लगती है। बात धीरे धीरे प्यार में बदलती है। अब इधर अंकुश था कि शिवानी को प्यार कर रहा है, उधर पत्नी जो है वो पति से लड़ रही है
यानी एक तरफ तकरार हो रही है, एक तरफ प्यार हो रहा है। तो जो शिवानी का रुझान था वो धीरे धीरे अपने पति को छोड़ के इस अंकुश की तरफ होने लगा। अंकुश की उम्र महज 33 साल, जवान था। तो इसको अंकुश के साथ अपना फ्यूचर भी दिखने लगा। अब अंकुश के साथ इसे फ्यूचर भी दिख रहा है। कपिल है कि जब तक वो रहेगा अंकुश के साथ ही सेटल नहीं हो सकती। तब इसके दिमाग में आता है कि काम करते हैं, कपिल को मार देते हैं। अब आइडिया तो आ चुका था, मन में ख्याल आ चुका था, लेकिन अब मारना कैसे है ये सोचने वाली बात थी। लिहाजा अब ये दोनों लोग प्लान बनाते हैं कि काम करते हैं इस मर्डर को अगर किसी भी तरीके से हमने किया तो जाहिर सी बात हम लोग फंसेंगे। मर्डर होगा तो पुलिस कातिल को ढूंढेगी, यानी कुछ ऐसा करना है जिससे ये मर्डर कभी मर्डर लगे ही ना। अब ये प्लान बनता है, तभी जो शिवानी थी उसके दिमाग में आता है कि मेरे पति के पास तो एक तमंचा है, लेकिन अब तमंचा जो है वो पति के पास है, मर्डर उसके बॉयफ्रेंड उसके आशिक को करना है, तो ये मर्डर होगा कैसे। अब यहीं से मर्डर करने की जो ट्रेनिंग है वो शुरू होती है। सबसे पहले तो जो शिवानी है वो अंकुश से पूछती है कि क्या तुम्हें गन चलानी आती है या नहीं। अब अंकुश 33 साल का बिल्कुल इनोसेंट था आदमी, उसे ज्यादा पता नहीं था। वो कहता है कि कभी मैंने गन तो छुई ही नहीं। तब शिवानी कहती है कि मेरे घर पे एक तमंचा है, तुम मेरे घर पे आया करो, इसी बहाने हम तुम मिल भी लेंगे, इसी बहाने में तुम्हें तमंचे के बारे में पूरी बात बता दूंगी। अब शिवानी आए दिन कपिल को मारने के लिए अंकुश को ट्रेनिंग देती है। अंकुश घर पे आता है, उस तमंचे को खोलता है, कभी गन पे गोली चढ़ाता है, कभी लोड करता है, कॉक करता है, बिना गोली के फायर करता है, सारी चीजें करता है। बेसिकली जो भी एक मोटा मोटी किसी तमंचे के बारे में ज्ञान होना चाहिए वो सारा ज्ञान अंकुश को ये शिवानी देती है। जो कुछ शिवानी को नहीं पता होता वो कपिल से खुद पूछ लेती कि ऐसा कैसे होता है। पत्नी पूछ रही है तो पति भी बेचारा बड़े उत्साह के साथ बताता है अपनी अचीवमेंट समझ के कि किसी गन के बारे में मैं कितना जानता हूं। अब उसे नहीं पता था कि ये सारी पूछताछ उसी के कत्ल के लिए हो रही है। अब सारी चीजें चलती रही, प्लान बन गया, और जब शिवानी को लग जाता है कि जो अंकुश है अब ये तमंचा चलाने में निपुण हो गया, तब 2 तारीख को शिवानी रात में इसको फोन करती है अंकुश को। अंकुश आता है, ये गेट खोलती है। गेट खोलने के बाद इसको अंदर बुलाती है, अंदर जाता है और ये रात में ही सोते टाइम जो दूध दिया था इसने कपिल को, उसमें इसने नींद की गोली मिला दी थी। अब कपिल नींद की गोली की वजह से गहरी नींद में सोया हुआ, ये चुपचाप से जाती है, अंकुश को इशारा करती है। अंकुश उसका तमंचा उसके तकिए के नीचे से निकालता है। निकालने के बाद उसकी कनपटी पे रखता है, एकदम सटा के, और फायर कर देता है। जैसे ही फायर करता है फौरन तमंचा वहां पे छोड़ता है, अपने फिंगरप्रिंट्स को मिटाता है, उसके फिंगरप्रिंट यानी उसके पंजे को उसमें टच करवाता है, वहां से भाग जाता है। और फौरन जो शिवानी थी 2 मिनट रुक के चीखने चिल्लाने लगती है। अब पड़ोसी जो थे वो तो पहले धमाके की आवाज पे थोड़ा सा शांत रहते, लेकिन जब शिवानी चीखती चिल्लाती है तब उसके बाद आते हैं। लेकिन इतनी ही देर में जो अंकुश था उसे भागने का मौका मिल गया था। कायदे से उसे भागना भी नहीं था, महज भीड़ में मिलकर वापस लौट के आना था। इन्होंने प्लान तो बड़ा बखूबी बनाया, लेकिन बस एक गलती कर दी, और शायद ये गोली उन्होंने लेफ्ट से न मार के राइट से मारी होती तो ये मामला भी आत्महत्या के रूप में देखा जाता और हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया जाता। तो कई बार ऐसा होता है कि जो मामले होते हैं बस किस्मत से सुलझ जाते हैं। कई ऐसे मामले ऐसे होते हैं जो महज कातिल की बदकिस्मती या फिर पुलिस की अच्छी किस्मत की वजह से सामने आ जाते हैं, वरना ये मामला भी बिल्कुल ओपन एंड शट हो जाता और फाइलों में हमेशा के लिए दफन हो जाता। तो फिलहाल ये तो रही पूरी कहानी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।